हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 4। अध्याय का नाम है प्राणी जगत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया, यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यह 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है जिसमें आपको 11th का बायोलॉजी पूरा तैयारी कराऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं 11th की बायोलॉजी का अच्छे से तैयारी करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिलता रहे। हमने पहले वीडियो में बात की थी वर्गीकरण के आधार के बारे में, यानी किस आधार पे हम लोग प्राणियों का वर्गीकरण करते हैं। इसमें हम लोग प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक आधारों के आधार पे किया जाता है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया जाता है। फ्रेंड्स, वो पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको यह वीडियो क्लियर होगा। चलिए, अब हम सबसे जो पहला संघ है जिसमें हम बांटते हैं वो है पॉरीफेरा। सबसे पहला संघ और सबसे कम विकसित है जो पॉरीफेरा प्राणियों का ये पहला समूह है। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो हम लोग कहते हैं स्पंज। सामान्यतः लवणीय एवं असमिति होते हैं। ये कैसे होते हैं? लवणीय होते हैं और समिति होते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। अभी देखिए, इसमें लवणीय तथा असमित होता है। अब देखिए, मैंने असमिति के मतलब बताया था कि इन जीवों को अगर बीच से काटा जाए, मतलब बीच से काटा ही नहीं जा सकता। हम लोग काटेंगे तो दो जो हिस्सा होगा, एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही ये बहुकोशिक प्राणी है, यानी अधिक कोशिका तो होगा, लेकिन इनका जो शरीर होगा वो किस स्तर का होता है? तो कोशिकीय स्तर का होगा, यानी प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं होंगी। ठीक है। और इनमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है। और इनमें जल को अंदर लेने के लिए कौन सा अंग होता है? एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। और वैसे ही शरीर से बाहर निकालने के लिए जो एक अंग होता है, यानी एक छिद्र होता है, रंध्र होता है, उसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, यहां देखते हैं हम नीचे, भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। यानी उसे जल जाएगा, भोजन भी करेंगे और उत्सर्जन भी करेंगे। आपको बताया ही था मैंने कि एक ही अंग होता है कम विकसित प्राणियों में जिनसे वे उत्सर्जन करते हैं, खाना भी खाते हैं और उसी से शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर भी निकालते हैं। ठीक है। क्वेनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तत्वों का बना होता है। स्पंजी प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं, यानी जो स्पंजी प्राणी होते हैं, इस ग्रुप के प्राणी होते हैं, उसमें नर और मादा एक ही जीव होता है। ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं, यानी इसमें नर और मादा दोनों एक ही होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही बन जाते हैं, मतलब एक ही जीव में नर और मादा जनन अंग होगा और एक ही जीव अंडा तथा शुक्राणु दोनों बनाता है। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकन है या स्पॉन्जिला है या फिर यूस्पॉन्जिया है। जैसे इनमें क्या होगा कि निषेचन तो आंतरिक होगा, लेकिन इसके जो परिवर्धन होगा अप्रत्यक्ष होगा, यानी जो वयस्क होंगे वो लार्वा पैदा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका, मैंने आपको बताया था, इनमें शरीर असमिति पाई जाती है। जैसे इनको काटने पे ये दो भागों में नहीं बांटे जा सकते। जैसे ये जीव है, मान लो इसको बीच से हम काट दें तो क्या होगा? ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, दोनों बराबर अंग नहीं हुए। ऐसे ही अगर इसको भी इधर से काटें
तो ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये नियमित आकार का नहीं है, एक भाग छोटा और एक बड़ा होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे भी बात करें स्पॉन्जिला की, इसको भी आप देखिए इधर से काटें या फिर इधर से काटें, बिल्कुल बराबर दो भागों में नहीं काट सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं इनके शरीर में असममिति पाई जाती है। ठीक है, आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। चलिए अगले संघ की बात करते हैं, और जो दूसरा संघ है वो है सेलेंट्रेडा यानी नाइडेरिया। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले समिति प्राणी हैं। नाइडेरिया नाम इसकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या नीमोब्लास्ट से बना है। ये क्या है? समुद्री हैं जो अधिकांश तैरते रहते हैं। ठीक है, और इनका जो नाम नाइडेरिया पड़ा है वो किसके आधार पर पड़ा है? दंश कोशिका, नाइटोब्लास्ट तथा निम्नोब्लास्ट से इनका नाम नाइडेरिया पड़ा है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। यह कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो स्पर्शकों के रूप में। अब स्पर्शक क्या होता है? मान लीजिए कि ये कोई जीव है, ठीक है, और इसमें ऐसे ये सूंड जैसी जो लंबे से निकले रहता है फ्लैजिला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग स्पर्शक। ठीक है, तो ये कहाँ होती है? तो स्पर्शकों में पाई जाती है या फिर शरीर में पाई जाती है। दंश कोरक, स्थिरक, रक्षा तथा शिकार करने में इनके सहायता करते हैं। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिएगा, ये देखिए यही है वो स्पर्शक की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये सारा जो है वो इनका स्पर्शक है। नाइडेरिया में उत्तक अस्तर का संगठन होता है और ये द्विकोशिक होते हैं। ठीक है, द्विकोशिकी होते हैं। देखिए इनका जो शरीर है वो किस स्तर का होता है? तो उत्तक अस्तर का संगठन होता है, यानी इनमें कोई भी कार्य करने के लिए बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक उत्तक बनाती हैं और वही उत्तक कार्य करता है। कोई भी श्रम का कार्य करना होगा तब। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है जो अधोमुख पर स्थित मुख खुलती है, मुख द्वारा खुलती है। इसमें अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का होता है। इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रावाल या कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पालिप तथा मेडुसा में बनता है। पालिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा में, मेडुसा छड़ी के आकार का तथा मुक्त पल्लवी होता है जैसे ओलेरिया तथा जेलीफिश। यहाँ पे आप फिगर में देखें, दो अंग में इनका होता है, एक होता है मेडुसा यहाँ पे और दूसरा होता है पालिप। देखिए जैसे मेडुसा इस आकार का होता है, मेडुसा है, और ये पालिप है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मिला हुआ है, यहाँ पे पालिप भी है और मेडुसा भी है। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पालिप तथा मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं उन्हें पीढ़ी एकांतरण होता है। जैसे उबेलिया में पालिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करते हैं और मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पालिप उत्पन्न करते हैं। यानी पालिप में जब अलैंगिक जनन होता है तो क्या बनता है? मेडुसा, और मेडुसा में जब लैंगिक जनन बनता है तो बनता है पालिप। उदाहरण फाइलेसिया है और एडमसिया है, पेनेट्यूला है या गोरिया है या फिर तक्ष है या फिर मेंड्रेना है। ये सभी विशेषताएं इनमें होती हैं। आपको याद क्या रखना है? इनका शरीर कैसा होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इनमें आपको याद रखना है कि शरीर के दो भाग होते हैं, एक होते हैं पालिप और मेडुसा। ठीक है, दो हिस्सा होता है, एक पालिप होता है और मेडुसा होता है। पालिप कैसा होता है? यह बेलनाकार होता है, जबकि जो मेडुसा होता है वो छड़ी के आकार का यानी छतरी के आकार का होता है। और इनका शरीर का संगठन स्तर किस स्तर का होता है? तो इनका शरीर संगठन उत्तक स्तर का होता है। ठीक है, उत्तक स्तर का इनका शरीर संगठन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही जरूरी प्राणी जगत के वर्गीकरण के सभी समूहों के बारे में कि किस आधार पर इनको कैसे वर्गीकृत किया जाएगा और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये
प्राणी जगत, जिसे हम एनिमिलिया भी कहते हैं। ये याद रखना है कि ये बहुकोशिक होते हैं। एनिमिलिया कैसा होता है? बहुकोशिक होता है। अब इनको बांटेंगे हम संगठन के स्तर पे। तो संगठन के स्तर पे दो हो सकता है, एक कोशिकीय स्तर और दूसरा ऊतक अंग या अंग तंत्र के स्तर पे। तो कोशिकीय स्तर पे एक ही जीव पाया जाता है जिसे हम लोग पोरिफेरा कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब कोशिकीय स्तर पे तो पोरिफेरा हो गया। अब ऊतक अंग और अंग तंत्र के स्तर पे आ जाएंगे हम लोग, यानी एक कोशिकीय स्तर पे एक ही जीव का समूह पाया जाता है जिसे हम पोरिफेरा कहते हैं। अब अगर अगले स्तर की बात करें, अब अंग अंग तंत्र और ऊतक पे आएंगे, तो इनको फिर दो आधार पे हम लोग देखेंगे, एक अरीय समिति और एक द्विपार्श्व समिति। अरीय का मतलब वे है जिनको हम दाएं और बाएं दो भागों में बांट सकते हैं, और जिनमें अरीय समिति होती है उनको तीन भागों में, तीन समूह में बांटा गया है, नाइडेरिया, सिलिंट्रेडा और टीनोफोरा, जिसमें मैंने आपको नाइडेरिया के बारे में बता दिया। अगले वीडियो में हम लोग सिलिंट्रेडा, टीनोफोरा के बारे में बात करेंगे। वैसे ही जिनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, यानी वैसे जीव जिनको बीच से काट दिया जाए तो एक लेफ्ट हो जाए और एक राइट हो जाए, यानी उसको पहचान सके कि कौन सा लेफ्ट अंग है कौन सा राइट अंग है। उसके बाद इनको हम लोग बांटते हैं तीन आधारों पे। पहला बिना गुहा का यानी अगुह्य प्राणी, फिर कूट गुहा का यानी कूट गुह्य प्राणी, और सत्य गुहा का जिसमें पूरा गुहा पाया जाता हो। तो जो बिना गुहा वाला यानी जो अगुह्य प्राणी है उसको कहा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेज, इसका एक ही समूह है। वैसे ही जिनमें कूट गुहा पाया जाता है उसको कहते हैं हम एस्कीहेल्मिन्थेज, इसका भी एक ही समूह है, ठीक है। और जिसमें सत्य गुहा पाया जाता है उसको फिर से हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे एनलीडा, ऑर्थोपोडा, मोल्स्का, एकाइनोडर्ड, हेमिकार्डेट, कार्डेटा। फिर इनको भी अलग अलग समूहों में बांटते हैं। इसे हम लोग बहुत ही डिटेल में आगे और भी पढ़ेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आज दो ही समूह के बारे में बात किए, पोरिफेरा और नाइडेरिया के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।